अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 का स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यानी जो नाम है ऑसिलेशंस इस चैप्टर का, वो आया कहाँ से है। सबसे पहले बेटे हम लोगों के पास जो इसमें बात है करने वाली वो है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। बेटे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। बेटे आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा लैब में 9th-10th में। आपने बेटे 9th-10th में लैब में मैथ स्प्रिंग सिस्टम देखे होंगे। जब आप उनको वो नॉर्मली अपने एक जगह पर खड़े होते हैं जो उनकी मेन पोजीशन होती है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो मूव करने लगती हैं और वो एक ही अपनी मेन पोजीशन से बार बार गुजरती हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें, आप उसको राइट या लेफ्ट साइड पर अगर पकड़ कर छोड़ देते हो, यानी आपने उस पर फोर्स लगा दी बेटे, तो वो उस राइट और लेफ्ट के दरमियान में ऐसे घूमती रहेगी और बार बार वो अपनी रेस्ट पोजीशन या अपनी मेन पोजीशन से गुजरेगी। स्टार्ट पे ये मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि उस वक्त आपने जो अप्लाइड फोर्स है उसके असर पर चीज़ होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो चीज़ जो उसकी अपनी मेन पोजीशन के पास आने की कोशिश करती है। बाय द एंड ऑफ द टाइम वो अपने मेन पोजीशन पर आकर ही स्टेबल होती है। तो ऐसा मोशन जो बेटे टू एंड फ्रो मोशन हो अबाउट द मीन पोजीशन, उसे हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। हम लोग के पास अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जिससे मैंने अभी बताया आपको कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, या सिंपल पेंडुलम में हम लोग के पास स्टील बॉल्स हैं जो कर्व पाथ में रोल कर रही हो, इस तरह की चीज़ें। मैंने भी एक लफ्ज़ बोला रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स बेटे वो फोर्स होती है जो किसी भी सिस्टम को उसकी स्टेबल कंडीशन में वापस लाने के लिए ज़रूरी होती है। The force which brings the system back to its stable equilibrium position is called elastic restoring force. F is equals to minus kx बेटे हम लोगों के पास इसका फार्मूला होता है। ये बेटे जो अप्लाइड फोर्स होती है उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। अप्लाइड फोर्स क्या कर रही थी, उसने उसको उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरह, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस मेन पोजीशन के ऊपर लेके आने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोर करने वाली। उसके अलावा बेटे आप लोगों को हुक्स लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको पता है कि हुक्स लॉ कहते हैं कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो हम लोगों ने बेटे जितनी फोर्स लगाई है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हम लोगों के पास हुक्स लॉ कहता है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आप इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाते हो फिर ये और केसेस बन जाएंगे। इलास्टिक लिमिट के अंदर हम जो अप्लाइड फोर्स करते हैं उतनी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। एफ इज इक्वल टू के एक्स, इसका बेटे हम लोगों के पास फार्मूला है। इसमें जो बेटे के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। उसके अलावा बेटे हम लोगों के पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका एक और टॉपिक इससे पहले है जिसमें एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी इस्तेमाल हुआ था। अगर आप उसकी फिगर देखें तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम पड़ा हुआ है बेटे। आप उसको किसी एक जानिब से फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से वो राइट और लेफ्ट मूव करना शुरू कर देता है। जो ये राइट और लेफ्ट बेटे जहाँ तक वो मूव करता है वो उसकी एक्सट्रीम पोजिशन है, और जो सेंटर जहाँ पे वो वापस यानी एंड पर आकर रुक जाएगा वो उसकी मेन पोजिशन होगी। ठीक है, यहाँ से बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकलता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे वो तो एक्सट्रीम्स की तरफ हो रही होती है, लेकिन उस वक्त भी एक्सेलरेशन जो सी है वो मीन की तरफ ही डायरेक्टेड होती है। यहाँ पे बेटे हमारे पास कुछ टर्म्स का जानना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ टर्म्स का आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें से एक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेटे जो हम लोगों के पास मीन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो। टाइम पीरियड वो टाइम जिसमें बेटे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो। लेकिन अब वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन ये होती है कि एक दफ़ा मीन से एक एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन,
मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, यानी बेटे मीन में ये 3 दफ़ा और एक्सट्रीम्स 2 इसमें आए तो ये वाइब्रेशन होती है। तो एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट होती है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो फ्रीक्वेंसी की वैसी डेफिनेशन ये होती है कि 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास करें, और जो कि टाइम पीरियड का ऑपोजिट होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किस लम्हे पे, इंस्टेंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो। अब ये बेटे हमारा असल जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो गया है। आप लोगों के पास एक वर्टिकल एक्स नहीं है, ये बेटे ये वाई है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकल बेटे मैस स्प्रिंग सिस्टम है। मैस के साथ एक पॉइंटर लगाया हुआ है, ये पॉइंटर मूव करेगा तो हमें पता चलेगा ये कौन सी पोजीशंस पर है। हमारे पास जो ए पोजीशन है बेटे ये हमारी मीन पोजीशन है, बी पोजीशन बेटे हमारी एक एक्सट्रीम है, सी पोजीशन हमारी दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है। जिस वक्त हमारे पास ये लाइन बनेगी, इसका जो मूवमेंट होगा बेटे हम इसको मूव करेंगे इसकी मीन पोजीशन से, तो ये एक लाइन बनेगी जो कि सी बी या बी सी लाइन है, ठीक। इसके बिल्कुल सामने आप लोगों को एक सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। जिस वक्त हमारा ये पॉइंटर ए पोजीशन पर है तो आपके जो सर्कल है उसका भी सेंटर बिल्कुल बन रहा है, जो कि हमारे पास O1 वाला पॉइंट है, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बेटे वो हमारे पास देखा जाए तो सर्कुलर मोशन पे बिल्कुल 0 पे खड़ी है। और इसके बिल्कुल सामने आप लोगों को साइन वेव नजर आ रही है, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव नजर आ रही है। अभी इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है, वो भी अपने 0 पे है। फिर बेटे हम जिस तरह इस ऑब्जेक्ट को हमने दिखाया उन्होंने कि बी की तरफ जा रही है, यानी एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। अब वो बेटे जो लाइन है वही लाइन आपको सर्कल के सेंटर में भी नजर आ रही है एज डी ई, यानी जो बी सी है बेटे लाइन वही बेटे आपके पास डी ई लाइन है, ठीक है। जो एरो वहां पे है वही एरो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और इस एरो के कोरस्पोंडेंस पे सर्कल पे आप पॉइंट पी के ऊपर मौजूद हो, ठीक हो गया। जो पॉइंट पी है बेटे उस वो रेडियस से कनेक्टेड होता है सेंटर पे, आपने क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ा इसलिए आपको पता है। और जो हम लोगों के पास बेटे इसको हमने जो रेडियस इसको हमने यहाँ पर एक वैल्यू दी है एक्स नोट की, ठीक हो गया। जो हम लोगों के पास इधर सिंपल एक्स आ रहा है बेटे वो एक्स है जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, ठीक हो गया। एक्स नोट हमारे पास बेटे यहाँ पर मौजूद है जो कि रेडियस के लिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक हो गया। अब बेटे जो जब हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट होगी यानी ए से बी मूवमेंट होगी तब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओ से डी पे भी मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर तो ये पॉइंटर ए पे हो और यहाँ से सर्कल के अंदर ओ पर हो तो बेटे ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, सर्कल के क्वाड्रेंट में नहीं है, ये इसके बिल्कुल यानी ओरिजिनल लाइन के ऊपर मौजूद है। फिर बेटे जैसे ये ए से बी के ऊपर जा रही है यानी ओ से डी की तरफ पॉइंटर जा रहा है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो रहा है। ये हमारा बेटे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हुआ वो O1 से D तक बेटे यानी 0 से 90 डिग्रीज तक हुआ, ठीक है। उसके बाद बेटे बी से यानी एक्सट्रीम पोजीशन से एक चीज वापस आएगी, जब वो वापस आएगी बेटे तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो हम लोगों के पास बेटे सर्कल में ये डी से यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा वो वाला कवर होना शुरू हो जाएगा, जो कि होता है बेटे हमारे पास 90 से 180 डिग्री। उसके बाद बेटे हम लोग आएंगे ए से सी की तरफ, ठीक है। जब हम ए से सी पर आएंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद क्योंकि बेटे ए से सी हम लोगों के पास ओ से ई वाली लाइन है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे जब हम वापस ए पे जाएंगे यानी जिस वक्त हम सी से ए पे वापस जाएंगे तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो मूवमेंट हमारे पास वाइब्रेशन में लाइन में हो रही है वो सेम हमारे पास अगर सर्कल में देखी जाए तो हमारे चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हैं। चारों क्वाड्रेंट्स कवर होने का मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एक ऑब्जेक्ट ए से बी में गया तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी से ए में आया वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ए से सी पे गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में, सी से ए पे गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। अब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटे वो हमारे पास 0 से 90 का एंगल देता है, अगला 90 से 180, 180 टू 270, 270 टू 360। अब जब ये एंगल्स आ गए तो अब इनको लेके आओ अब अपने साइन वेव की तरफ। अब सबको पता है कि स्टार्ट पे साइन 0 था, ठीक है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है यानी बी के कोरस्पोंडेंस एक्सट्रीम वैल्यू।
फिर बेटे हम लोग के पास आ गया साइन 180। साइन 180 तब है जब वो मीन पर वापस आ गया था और उससे हमने सेकंड क्वाड्रेंट खत्म कर लिया था, यानी उसके एंड पर पहुंच चुका था। तो बेटे साइन 180 जीरो होता है तो वो जीरो आ गया, ठीक है, मीन आ गई। फिर इसी तरह बेटे जब वो चीज़ जो हमारा ये मैच है बेटे ये सी पे गया तो सर्कल में बेटे ये ई पर पहुंच चुका था, यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री -1 होता है तो बेटे नीचे को ग्राफ आ गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वापस ए पे यानी मीन पे गया, तो मीन पे जब आया तो ये 360 था और साइन 360 बेटे जीरो होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी मीन पोजिशन हैं यानी 0, 180 एंड 360, इस पे बेटे हमारे पास जीरो जवाब आता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं अपनी एक्सट्रीम पोजीशन यानी बी और ए देखते हैं तो हमारे पास 90 और 270 आते हैं और साइन 91 होता है और साइन 270 -1 होता है। तो अगर हम ये कहें कि लाइन, सर्कल और जो साइन वेव है ये तीनों हमने उनके पास एक ही तरह से वर्कआउट कर रहे थे, यहाँ पे तो हमने कोई गलत बात नहीं की। इससे आगे बेटे हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ रही है। ये हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी किसी एक लम्हे पर निकालनी है। इसके लिए हम लोगों ने जो पिछली फिगर देखी है उसके अंदर जो सर्कल है हम उसको ले रहे हैं। वो जो सर्कल है बेटे उसमें जो हमारी ट्राइंगल है OPN उसका हमने इस्तेमाल किया है। बेटे आपको पता है कि ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने बेटे हम लोगों के पास बेस होती है और जो उसके थीटा के पीछे बेस होती है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो साइन थीटा हमारे पास ON/OP हो जाएगा। ON हमने बेटे फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ON असल में हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू OP यानी रेडियस बेटे इंटू साइन थीटा। ON हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, OP हमारी बेटे रेडियस, हमने ये वैल्यूज पुट की तो x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा आ गया एंड x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t हो गया। यानी जो भी एंगल बन रहा हो आप उसको जब x0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप साइन लेकर तो आपके पास बेटे एक लम्हे पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मतलब अगर आप इधर साइन 60 पुट करते हो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसको आप x0 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। साइन 30, साइन 135, साइन 235 जो मर्जी वो वैल्यू यहाँ पुट करो और x0 अगर आपको पता है तो आपके पास x आंसर आ जाएगा।